आइए स्वागत करते हैं हम एक विशेष अभियान में आपको। और आपको पता है कि हमारी अभियान है सीखो और सिखाओ, बढ़ो और बढ़ाओ। चूँकि जीना इसी का नाम है। जब आप किसी दूसरे के लिए जीते हैं तो इस जीने का आनंद कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको हम आज से लगातार 3 दिनों तक फिजिक्स के एक बेहतरीन ऑपरेटर, फिजिक्स का एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता वेक्टर से मुलाकात करवाएंगे। कुछ साउंड आपको हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्राप्त हो रहा हो, कुछ म्यूजिकल साउंड प्राप्त होते हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कारण कि अभी सरस्वती माँ की मूर्ति का विसर्जन कार्यक्रम चल रहा है, तो कुछ भक्तगण भक्ति गाना बजाते हुए अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। चलिए, तो आप इस तरह के संगीतों पर दिलचस्पी कम दिखाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ यह संगीत आपकी ज़िंदगी को सजाएगा, यह संगीत आपको बाजा बजवा देगा। इसलिए अपने आप को बजाने मत देना, मत सुनना। अभी तुम्हें जुड़ने की ज़रूरत है हमसे, हमारी आवाज़ आप सुनने की कोशिश करना। तो आइए आज हम आपको बताते हैं। देखो, दुनिया में हमारे पास फिजिक्स की दुनिया में 2 प्रकार की राशियां हैं। कुछ राशि ऐसी है जिसको वेक्टर है, कुछ राशि ऐसी है जो स्केलर है, कुछ राशि ऐसे हैं जिसको हम सदिश कहते हैं, और कुछ राशि ऐसी हैं जिनको हम अदिश कहते हैं। सदिश किसे कहते हैं? तो जिन राशियों में डायरेक्शन का महत्व है, बिना डायरेक्शन के वे राशियाँ पूरी तरह से वेरीफाई नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे राशियों को सदिश कहना। और जिन राशियों के लिए डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे राशियों को अदिश कहना। अब कैसे पहचानोगे कि किस में हमें डायरेक्शन बोलना चाहिए और किस में डायरेक्शन नहीं बोलना चाहिए? तो इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको पहचानने का तरीका है कि आप मन से पूछो कि इसमें डायरेक्शन बोलेंगे तो क्या होगा। अगर मन से उसमें डायरेक्शन जोड़ेंगे, अगर वह अदिश होगा तो डायरेक्शन बोलते हैं उसका मजाक उड़ जाएगा। माने डायरेक्शन वाला राशि नहीं है, अब उसमें डायरेक्शन बोलोगे तो वह भड़क जाएगा, मजाक हो जाएगा उसका। और जो अब जैसे सिंपल एग्जांपल से हम बता रहे हैं, जैसे आप जाओ सब्जी दुकानदार के पास या किराना दुकानदार के पास और कहो कि भैया 5 केजी चीनी पूरब में है, तौल के दीजिए, तो दुकानदार थोड़ा देखेगा, कहेगा कि एकदम ढक है का, स्क्रू ढीला है लगता है इसका। 5 केजी चीनी पूरब में है, तौलिए। आई रे, चीनियाँ हम पूरब से तोली, चाहे पश्चिम से तोली, चाहे उत्तर से तोली, चाहे दक्षिण से तोली, चाहे छत पर बैठ के तोली, चाहे नीचे बैठ के तोली, 5 केजी के अमाउंट पर कोई असर पड़ेगा क्या? यानी 5 केजी की राशि जो चीनी है, 5 केजी चीनी, तो चीनी तो एक पदार्थ हो गया, इसको हटाओ। 5 केजी यह जो द्रव्यमान है, यह द्रव्यमान किसी डायरेक्शन का मोहताज नहीं है। तो 5 केजी के लिए आपको डायरेक्शन बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो 5 केजी यानी द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन की कोई महत्व नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। अब एक बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए एक आवश्यक धारा उसको चाहिए। अब बल्ब पर तो ये लिखा हुआ नहीं है कि प्लीज़ कनेक्ट टुवर्ड द इट्स, ये बल्ब को आप पूरब में जोड़ेंगे तभी जलेगा। बल्ब पे ये लिखा हुआ है कि 0.5 एम्पियर की करंट दीजिएगा, जलेगा। लेकिन ये नहीं दिया है, लिखा हुआ है कि 0.5 एम्पियर की धारा पूरब से उठा कर दीजिएगा तभी करंट जलेगा, बल्ब जलेगा। यानी करंट के लिए भी डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये भी अदिश है। तो जिस राशि को डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शन की कोई भूमिका नहीं है, ऐसे राशियों को हम अदिश बोलते हैं। और जिन राशियों में डायरेक्शन की आवश्यकता है, अब जैसे आवश्यकता वाला डायरेक्शन वाला कौन सा राशि है, तो अगर मैं बोलूं
कि एक वस्तु है, अब इस वस्तु पर हमें बल लगाना है। एक वस्तु किसी के ऊपर रखा हुआ है, किसी तल पर रखा हुआ है, इस पर बल लगाना है। तो इधर से बल लगाओगे तो बल का प्रभाव नहीं दिखेगा, इधर से बल लगाओगे तो बल का प्रभाव दिखेगा। ई बल चला सकता है, ई बल नहीं चला सकता है। यानी बल वही है। मान लो कि 10 न्यूटन का बल हम ऊपर से लगा रहे हैं तो इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा कर रहा है। इधर से लगा रहे हैं तो डिस्टरबेंस पैदा कर दे रहा है, चला रहा है। यानी इसमें डायरेक्शन है। 10 न्यूटन ऊपर से लगाएं तो अनइफेक्टेड, इधर से लगा दिए इफेक्टेड। यानी डायरेक्शन के बदल देने से इसमें प्रभाव दिखना शुरू हो गया। तो बल कैसा राशि हो गया? सदिश। बहुत सारे राशि ऐसे हैं जिसमें डायरेक्शन की कोई भूमिका नहीं, और बहुत सारे ऐसे राशि हैं जिसमें डायरेक्शन की भूमिका होती है। अब देखो, सदिश में आप दो बातें एकदम केयरली याद रखना। सदिश वेक्टर में 2 चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये 2 चीजें होती हैं। सदिश हिंदी में कहते हैं और मैग्नीट्यूड को परिमाण कहते हैं, परिमाण। और डायरेक्शन को बोलते हैं दिशा, अच्छा, सदिश को दिखाने के लिए तीर का चित्र प्रयोग किया जाता है, और तीर के चित्र से हम सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं। तीर की जो लंबाई होती है यह परिमाण को प्रदर्शित करता है, और तीर जो अक्ष से, किसी भी अक्ष से जो कोण बनाता है वह दिशा बताता है। तो कोण जो है, तीर जो कोण बनाएगा उसी को हम लोग अक्ष से, कहाँ से? अक्ष से जो कोण बनाएगा इस कोण को हम डायरेक्शन कहेंगे। तो याद रखो, 2 प्रश्न का ही उत्तर दे सकता है। कितना है, अगर ये पूछा जाए कि कितना है तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के लिए तीर की लंबाई। बोलेंगे किधर है तो आपको बोलना होगा कोण। कहने का मतलब है कि अगर हम पूछेंगे कि परिमाण बताओ तो तीर की लंबाई निकाल देना, दिशा बताओ तो कोण निकाल देना। परिमाण बताओ, तीर की लंबाई, दिशा बताओ, कोण निकाल दो। यही 2 काम आपको करना होगा, ठीक है। कितना है, तीर की लंबाई से उत्तर मिल जाएगा। किधर है, कोण से आपको उत्तर मिल जाएगा। देखो, जब भी हम पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि बाबू दिशा क्या है, तो बोलता है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को दिशा कहते हैं। परम ज्ञानी नमस्कार आपको। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कोई दिशा का नाम है। दिस इज द नेमिंग ऑफ आवर डायरेक्शन। नॉर्मली इट इज यूज्ड इन ज्योग्राफिकल साइंस। दिशा जब भी फिजिक्स की दुनिया में पूछा जाएगा कि दिशा क्या है, तुम बोलना कोण है। डायरेक्शन क्या है, क्या बोलना? कोण है। कहाँ का कोण है? तो तीर जो अक्ष से कोण बनाता है उसी कोण को हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। कोण को ही डायरेक्शन क्यों बोलेंगे? तो आप ध्यान से एग्जाम्पल समझिए। जैसे मेरा हाथ एक तीर का इशारा कर रहा है, यह तीर की लंबाई है। अब बताओ, मेरा हाथ उधर पूरब की ओर इशारा कर रहा है, हाथ ऐसे घूमने लगा तो डायरेक्शन बदलने लगा। अब डायरेक्शन आपकी ओर हो गया। यानी हमने अपनी तीर की लंबाई यानी हाथ की लंबाई ज्यों का त्यों रखा, केवल एंगल बदला। एंगल को बदलने से डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला? तो एंगल को बदलने से डायरेक्शन बदल गया। तो डायरेक्शन ही एंगल है, एंगल ही डायरेक्शन है। याद रखना, एंगल ही डायरेक्शन है। जब भी बोलेंगे एंगल निकालो, डायरेक्शन निकालो, क्या निकाल देना? एंगल। तो डायरेक्शन निकालने की जब कहानी कहेंगे, आपको एंगल निकालने की कोशिश करना है। फिलहाल इतना ही मानिए।
सदिश को दिखाने का कितना तरीका है? तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं? तो मान लीजिए कि यह एक तीर है। अच्छा, एक मिनट, वेक्टर को कैसे दिखाएंगे ज्योग्राफी के माध्यम से, इसको हम पहले समझ लेते हैं, तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। देखो, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास इस तरह से ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, इधर है उत्तर, अब इधर है दक्षिण, और यह है मूल बिंदु, और यहाँ पर ऐसे तीर दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है 5 मीटर, और यहाँ पर एंगल दिया है 30 डिग्री, और ए वाला भाग पर लिखा हुआ है बी। पीछे वाला भाग टेल, अब आगे वाला भाग हेड। जहाँ पर नोक है उस नोक को हेड कहना, पीछे वाला भाग टेल होता है। लिखने का तरीका क्या होगा, इसे हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो करेंगे ओ बी एक सदिश है, ओ बी एक सदिश है। कितना है यह सदिश? तो ये 5 मीटर वाला सदिश है। परिमाण कितना है? तो परिमाण जब भी पूछेंगे तीर की लंबाई बता देना। डायरेक्शन क्या है? तो 30 डिग्री का डायरेक्शन है, और किधर से किधर यह कोण बन रहा है? तो ये कोण बन रहा है ईस्ट से नॉर्थ की ओर। तो जिधर कोण नहीं दिखाई दे उस लेटर को पहले लिख लेना, जिधर एंगल लिखा उसको बाद में लिखना। कैसे लिखेंगे? तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। याद रखना, ऐसे पढ़ेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट भी पढ़ सकते हैं आप। बस ऐसे ही आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा। रिप्रेजेंटेशन में ई वाला जो हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया, ये मैग्नीट्यूड का इशारा किया, मैग्नीट्यूड। और ये वाला जो पार्ट हो गया माय डियर, ये हो गया डायरेक्शन बबुआ, ये है डायरेक्शन। अच्छा, एक वेक्टर और दिखाते हैं, फिर से रिवाइज कर लो। डी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मीटर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि ओ बी, टेल वाला पहले, हेड वाला बाद में, पोंछिया पहले, मुँहवा बाद में। तो क्या लिखेंगे? ओ बी एक सदिश है। एक सदिश है, इसके ऊपर तीर लिखते हैं ना, तो उसको पढ़ते हैं कि वह एक सदिश है। ओ बी एक सदिश है। कितना है यह सदिश? तो यह सदिश है 7 मीटर का। क्या डायरेक्शन है? तो एंगल मान लो ए वाला दिया हुआ है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो लिखेंगे एंगल यहाँ दिया हुआ है ना, तो ई वाला पहले लिखेंगे, ए वाला बाद में। जिस पर एंगल दे दिया जाए उसको बाद में लिखना, और जिधर एंगल ना दे उसको पहले लिख लेना। तो लिखेंगे 45 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, बस वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, वेस्ट की ओर, नॉर्थ से। तो इस तरह से हम वेक्टर को, हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से करते हैं, इस बात को समझो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण। तो सदिश का निरूपण मुख्यतः 4 तरीके से करेंगे। जैसे मान लो कि यह हमारा एक वेक्टर तीर दिया हुआ है, यहाँ पर टेल पर लिखा है ए और हेड पर लिखा है बी। तो पहला तरीका होगा कि टेल और हेड वाला लेटर हम लिख देंगे ए बी, अब इसके ऊपर तीर लगा देंगे, ए बी एक सदिश है। दूसरा तरीका है कि अगर आप तीर नहीं देना चाहते हैं तो तीर हटा दीजिए, लेकिन इसके बदले इस लेटर को मोटा करके लिख दीजिए, मोटा करके
लिख दीजिए, बोल्ड करके लिख दीजिए, तो ए भी एक सदिश है। अच्छा, तीसरा तरीका है कि डायरेक्ट इसकी लंबाई अगर मान लो कि ए से बी तक की लंबाई ये दे दिया है, तो तीसरा तरीका है कि लंबाइयाँ खाली लिख देंगे, अब इसके ऊपर तीर दे देंगे। चौथा तरीका है कि अगर हम तीर नहीं देना चाहते हैं तो नीचे वाला लेटर को हम केवल मोटा करके बोल्ड करके लिख देंगे। तो 4 तरीके से लेटर वाइज 4 तरीके से हम वेक्टर को शो करते हैं। कितना तरीका है? 4 वेज। ये पूरे वेक्टर को दिखाने का 4 ही तरीका है, जिसमें 2 तरीका ज़्यादा मायने रखता है, मोटा वाला तरीका ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मोटा वाला लेटर से सदिश को लिखा हुआ कम आप प्राप्त करेंगे। यह कुछ विशेष किताबें आप पढ़िएगा तो वहाँ पर इस तरह का आपको लेटर वाइज आपको वेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, वेक्टर को 4 तरीके से दिखाना, सब बातें आप लोग बटन को पुश करते हुए उतार लेंगे। हम काम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे दिखाते हैं? मैग्नीट्यूड माने परिमाण माने तीर की लंबाई। मैग्नीट्यूड दिखाना है यानी लेंथ ऑफ एरो दिखाना है, लेंथ ऑफ एरो, केवल तीर की लंबाई बतानी है, यानी कितना है ई बताना है, किधर है ई नहीं बताना है, केवल मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड दिखाने का 6 तरीका। कितने तरीका? 6 तरीका। जैसे मान लो कि यह एक टेल पर पॉइंट लिखा हुआ है ए और हेड पर पॉइंट लिखा है बी, तो पहला तरीका, लंबाई दिया है ए, तो पहला तरीका है कि ए और बी लिख दो, तीर दे दो, अब इस पर मोड लगा दो, तो पढ़ेंगे कि यह एक मैग्नीट्यूड के लिए है, लंबाई के लिए है। इसमें डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, केवल लंबाई पता चलेगा। दूसरा तरीका है कि आप मोटा करके लिख दिए हैं, तब तो आप पूरा वेक्टर लिख दिए हैं, अब इसकी केवल लंबाई बताना है तो आप मोड लगा दीजिए, यानी जितने चारों तरीका बताओ उसमें मोड लगाना। तीसरा तरीका कि आप ये लंबाइयाँ लिखे हैं, अब इसके ऊपर तीर दे दिए हैं तो मोड लगा दीजिए। चौथा तरीका है कि आप मोटा करके लिखे हैं सिंगल लेटर को, तो इसको भी आप मोड लगा दीजिए, तो ये केवल लंबाई रिप्रेजेंट करेगा। पांचवा तरीका है कि आप ए और बी का खाली पॉइंट लिखिए, ना तीर दीजिए, ना मोड का लंबाई, ना मोड लगाइए, ना मोटा कीजिए, कुछ मत लिखिए, खाली ए और बी लिख दीजिए। छठा तरीका है कि डायरेक्ट लंबाई उठा के लिख दीजिए, ना तीर दीजिए, ना मोटा कीजिए, ना मोड पहनाइए, कुछ नहीं, डायरेक्ट लंबाई दिखा दीजिए। तो 6 तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंटिंग का कितना तरीका है? 6 तरीका। अब देखो, इन तमाम तरीकों के अलावा भी आपको जानना है जो आपको मौखिक बोलचाल की भाषा में हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपसे पूछेंगे कि ए वेक्टर का लंबाई बताओ, परिमाण बताओ, तो आपको सिर्फ इतना बोलना होगा कि ए वेक्टर का मोड, या आप बोल सकते हैं ए। बी वेक्टर की लंबाई बताओ, तो खाली बी बोल दो, नीचे वाला लेटर खाली बोल दो, यह लंबाई के लिए होगा, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी वेक्टर का मोड, ए वाला तरीका सबसे ज़्यादा फिजिक्स में इस्तेमाल होगा। तो कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे, ए वेक्टर जोड़ बी वेक्टर मोड 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 मोड, तो इसका मतलब है कि ए जोड़ बी लिखा है। ए वेक्टर का मोड तो ए, बी वेक्टर का मोड तो बी, तो ए प्लस बी लिख सकते हैं आप इसे, एकदम बहुत नॉर्मल बात है। अगर आपसे पूछे परिमाण बताओ, ए वेक्टर का परिमाण बताओ, नीचे वाला केवल उठा के बोल दीजिए, बी वेक्टर का परिमाण बताओ तो नीचे वाला केवल बोल दीजिए, या फिर नीचे वाला नहीं बोलना चाहते तो वही राशि में मोड पहना दीजिए। मोड पहनाने के बाद डायरेक्शन बताना मना हो गया, या तीर हटाने के बाद डायरेक्शन बताना मना हो गया। केवल कितना है इस बात की जानकारी होगी, किधर है इस बात की जानकारी नहीं होगी। ठीक है। अब 2 सदिशों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 सदिशों के बीच कोण कैसे निकालेंगे? तो देखो, बहुत सावधानी से सुनेगा, पूरा याद हो जाएगा।
यदि एक वेक्टर की हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल हो, ये मान लो ए वेक्टर है, अभी हमारा बी वेक्टर है, अब एक वेक्टर की हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल है, तो पहले वेक्टर को डॉट 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 करके आगे बढ़ाओगे तो एक एंगल बन जाएगा। यही एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अगर मान लो दो वेक्टर का टेल एक साथ है, दोनों वेक्टर का पूंछ एक साथ सटा हुआ है, पूछम सटित्वा, तो अगर दो वेक्टर का टेल एक साथ है तो आप अंदर वाला कोण दोनों वेक्टर के बीच का कोण मान लेना। अगर दो वेक्टर का हेड एक साथ है तो ये वाला अंदर वाला कोण दो वेक्टर के बीच का कोण मान लेना। बस याद रखना, एक वेक्टर के हेड पर दूसरा का टेल हो तो पहले को डॉट 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 करके आगे बढ़ाते हैं, जो कोण बनता है दोनों वेक्टर के बीच का कोण होता है। दो वेक्टर का टेल एक साथ होता है तो एंगल अंदर हो जाता है, दो वेक्टर का हेड एक साथ होता है तो एंगल अंदर हो जाता है। इस तरह से हम दो वेक्टर के बीच में एंगल अत्यंत सरलता से पता कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में यह तीनों रचनाएं एक ही स्वरूप का प्रतिरूप है, ना समझे? अरे तीनों खेल एक ही है, खेलने का तरीका अलग है। इसमें हेड पर टेल है, इसमें कॉमन टेल है, इसमें कॉमन हेड है। खेलने का तरीका एक है। इस चित्र से आप इस चित्र को बना सकते हैं, इस चित्र से इस चित्र को बना सकते हैं, कोई अंतर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए एक बात याद रखना, बात यह है कि वेक्टर का स्थान बदलिए बिना घुमाए। अगर वेक्टर को आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। आप समझो इस बात को। जैसे मान लो ये मेरा हाथ एक तीर के लिए है, एक तीर बता रहा है, तो बताओ इसको हम अगर घुमा रहे हैं, यहाँ से बताएं या पीछे आकर यहाँ से बताएं या यहाँ आके यहाँ से बताएं, क्या मेरा तीर की लंबाई बदल गया? तीर की लंबाई भी नहीं बदला और डायरेक्शन का इशारा भी नहीं बदला। डायरेक्शन अभी भी पूरब, तीर की लंबाई वही। यहाँ आकर बता रहे हैं तो अभी भी पूरब और तीर की लंबाई वही। ना डायरेक्शन बदला और ना तीर की लंबाई बदली, तो वेक्टर नहीं बदला। वेक्टर कब बदलेगा? तो तीर की लंबाई बदलने से वेक्टर बदल जाएगा, तीर का एंगल बदलने से वेक्टर बदलेगा। अच्छा, तीर की लंबाई बदलने से परिमाण बदलता है। दो बात याद रखना, तीर की लंबाई बढ़ या छोट कर रहे हैं तो यहाँ से परिमाण बदलेगा, और तीर का कोण बदलेंगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा। कोण बदलेंगे तो डायरेक्शन। जैसे देखो, हाथ को हमने घुमाना शुरू किया तो क्या बदल रहा है? लंबाई बदल रहा है कि डायरेक्शन? लंबाई तो वही है, हाथ की लंबाई वही है, केवल मेरा यह एंगल चेंज कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो याद रखेंगे, तीर का एंगल चेंज करने से डायरेक्शन पर असर पड़ता है, और तीर की लंबाई बदलने से मैग्नीट्यूड बदलता है। और अगर ना डायरेक्शन बदल रहे हैं और ना तीर की लंबाई बदल रहे हैं तो वेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अतः वेक्टर को एक जगह से बिना घुमाए दूसरे जगह पर ले जाइए, रोटेशन नहीं करना है। एक वेक्टर को बिना रोटेट किए दूसरे जगह पर लाकर रख दो, वेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज व्यवधान हो रही है, आज भर व्यवधान हो रहा है। कल से हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, अत्यंत तीव्रता से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग, कल परसों तरसों, जब तक वेक्टर की कंप्लीट ज्ञान, जितना फिजिक्स में इस्तेमाल होता है उतना वेक्टर की हम ज्ञान यहाँ प्राप्त करेंगे, उतनी तमाम सामग्रियों को सीखेंगे, इकट्ठा करेंगे और इन सामग्रियों को हम लोग फिजिक्स पढ़ने में लगाएंगे। बस याद रखना। और एक आवश्यक सूचना, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ाई के लिए, वो जागरूक है, पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहा है, निर्धनता उसके आगे आ रही है, तो ऐसे विद्यार्थियों को मेडिको कोचिंग सेंटर और विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। उनका यह भाई दोनों हाथ खोल करके अभिनंदन करता है। आइए, हिंदी मीडियम वाला भी, अंग्रेजी मीडियम वाला भी, आइए, हम आपको उड़ने का ज्ञान देंगे, हम आपको पंख प्रदान करेंगे। साहस रखोगे, आपको जीत दिलाएंगे। निर्धनता आगे आपकी सफलता में बाधा है तो हम दिल खोल करके आपका स्वागत करते हैं। आए, हम आपको पढ़ाई के सामग्री के साथ साथ मुफ्त शिक्षा भी प्रदान करेंगे, आपकी हर एक कदम पर आपका साथ निभाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कभी निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, कभी निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नई लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, जो दिल में है उसे कर दो बयां,
खुद को एक बार जता कर तो देखो, आसमां सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में। कभी चाहत की बाहें फैला कर तो देखो, कभी खुद को एक बार जता कर तो देखो। तो लीजिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं। कल हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा व्यवधान हो रहा है, अगल बगल में साउंड बज रही है, पापी की भी आवाज़ आ रही है, तो पढ़ाई में बाधा ना हो, इसलिए आज के कार्यक्रम को वहीं स्थगित करते हैं। मिलते हैं कल, और कल हम लोग सीखेंगे वेक्टर को किस तरह से गणितीय ऑपरेट करते हैं, वेक्टर का गणितीय ऑपरेशन कैसे होता है, वेक्टर का जोड़ घटाव गुना भागा वेक्टर का नहीं होता। वेक्टर के ऑपरेशन में भागा को लागू नहीं किया जाता है। जोड़ होता है वेक्टर का घटाव होता है, वेक्टर का गुना होता है, गुना भी होता है, बड़ा दिलचस्प गुना होता है। इसमें एक गुना से वेक्टर बन जाएगा, एक गुना से स्केलर बन जाएगा। इसमें दो वेक्टर आपस में गुना करेंगे और कभी वेक्टर बना देंगे, कभी स्केलर बना देंगे, यानी दो सदिश राशियाँ मिलकर एक सदिश बना देगी, या दो सदिश राशियाँ मिलकर एक अदिश बना देगी। तो ये काफ़ी दिलचस्प कार्यक्रम हम लोग सीखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आपके साथ जुड़े रहेंगे आप।